अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान जाज़िब और आप सबको खुशामदीद। आज है हमारे साथ अली भाई को आप पहले भी देख चुके हैं उशान X7 के रिव्यू के साथ। जी बिल्कुल। तो ये CRZ जो है अली भाई की है, होंडा CRZ, इसका मैं वैसे पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ। तो मुझे खुद भी ये गाड़ी बहुत पसंद है अली भाई की, और माशाल्लाह अली भाई ने जैसे इसको मेंटेन रखा हुआ है, फिर इसमें जैसे लो प्रोफाइल टायर्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, तो ओवरऑल इस गाड़ी की लुक्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई कैची लगती है आपको। तो अभी हम अली भाई से पूछते हैं और ओवरऑल जो है अली भाई को कितना एक्सपीरियंस हो गया इस गाड़ी के साथ, कब से उन्होंने रखी हुई है, और सबसे पहले अली भाई कैसे हैं आप, ये बताएं। शुक्र अल्लाह का जी, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और ये आपका मेरे साथ दूसरा यूजर रिव्यू है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ा सा आप मुझे बताएं इस गाड़ी के बारे में। जाजी भाई ऐसा है कि ये गाड़ी मैं तो मतलब एग्जैक्ट यही वाली नहीं, लेकिन होंडा CRZ कोई तकरीबन 2014 से ऑफ एंड ऑन में रखता होता हूँ। एक ले लेता हूँ, कुछ अर्सा चलाता हूँ, 6 महीना साल चलाता हूँ, फिर जब सेल हो जाती है फिर आगे कुछ अर्से बाद फिर ले लेता हूँ। मुझे तो ये बहुत पसंद है, और उसकी रीज़न स्पेशली यही कि इसकी जो डिज़ाइन है और इसके ऑप्टिक्स हैं और उन सब चीज़ों के साथ जो इसकी प्राइस है, सबसे अच्छी बात ये कि स्पोर्ट्स कार भी हो, हाइब्रिड भी हो। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आप किसी और गाड़ी में लेंगे तो वो आई डोंट थिंक कि आपको कोई मतलब 5 मिलियन से नीचे मैं नहीं जानता कोई मिलेगी। जो स्पोर्ट्स कार होती है वो हाइब्रिड नहीं होती, जो हाइब्रिड होती है वो स्पोर्ट्स कार नहीं होती। ये शेप वाइज भी, ड्राइव वाइज भी स्पोर्ट्स कार भी है और हाइब्रिड भी है, और ब्यूटी भी इसकी मुझे तो ये बहुत पसंद है। इस वजह से मैं तो रेगुलरली ये कार लेता रहता हूँ, और थोड़ा सा शौक पूरा करके जब फिर कोई इसका अगला कोई और मॉडल या वर्जन या कोई और गाड़ी पसंद आ जाती है, फिर पहले सेल कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट और ले लेता हूँ। और इसमें अगर आप कहें ड्रॉबैक, तो उसमें ड्रॉबैक ये है कि पिछली जो इसकी सीट्स हैं वो मतलब प्रॉपरली 2 एडल्ट्स के लिए नहीं है। वो तो बस इन्होंने एक फॉर्मेलिटी कह लें आपसे ऐसा पूरी की हुई है, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक इसकी बैक पे होता है, बस वो उस वजह से वो कंप्रोमाइज है। उसके ऊपर इन्होंने बस कुशन लगा दिया सीट बना। ठीक है, अच्छा, बच्चे बैठ जाएंगे। अब बच्चे बैठ सकते हैं, ये है, बड़ों के लिए नहीं, क्योंकि साथ 2 डोर भी है ना। तो फैमिली के लिए अगर आप कहें कि 4 मतलब एडल्ट्स ने ट्रैवल करना हो तो वो नहीं है। ये है मतलब 2 सीटर ही समझ लें इसको। पिछली सीट जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए, और ये सीट आगे मूव करके वो भी बच्चे ही कर सकते हैं फैमिली के लिए। तो लेकिन वो भी बच्चे भी मेरे ख्याल से नहीं बैठना पसंद करेंगे इस तरह पीछे, वो भी शायद आप सामान वगैरह रख सकते हैं सर, अगर आपको एक एक्स्ट्रा बूट स्पेस मिल जाती है। मेरे तो 3 बच्चे हैं, वो बड़े इजीली बैठ जाते हैं। इस तरह की उसकी पिछली सीट कर लेते हैं फोल्ड। हाँ, वो तो थोड़ा आपको अगली सीट को थोड़ा सा करना पड़ेगा। वो तो पीछे फिर लेट भी जाते हैं, क्योंकि इसका ये जो बूट ट्रंक आप कह लें वो काफी स्पेशियस है। हाँ जी, सीट्स में जगह कम है, पीछे उसमें कम है। सीट फोल्ड कर ले पिछली, वो सारी मिला के, तो पीछे बच्चे तो लेट भी जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए मतलब वैसे भी ये गाड़ी अट्रैक्टिव है और मतलब कंफर्टेबल भी हो जाती है पीछे से। ये है ठीक। उसके अलावा जनाब आप इसमें कहें कि इसके अगर कोई प्लस पॉइंट्स हैं तो वो वही है कि सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव है, हाइब्रिड है, फ्यूल एफिशिएंट है, और लुक्स इसकी बहुत अच्छी है। तो शौक पूरा करने वाली चीज़ है ये बेसिकली। वैसे भी अगर आप प्राइस टैग देखें ना, आप सबसे पहले तो स्पोर्ट्स कार का जहाँ भी आता है ना, स्पोर्ट्स कार लिखा हुआ, वहाँ पे आपको ये सोचना पड़ता है कि इसके लिए एक अच्छा खासा हेल्दी बजट चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर किसी ने स्पोर्ट्स कार लेनी है, बजट इतना नहीं है अगर, और स्पेशली मेरे ख्याल से जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत मुनासिब ऑप्शन है ये। बिल्कुल ऐसे ही। और जो ट्रू स्पोर्ट्स कार होती है वो फ्यूल गजलर्स होती है। वैसे तो ये भी ट्रू स्पोर्ट्स कार ही है, लेकिन अगर आप दूसरी इसको आप निसान फेयर लेडी के साथ कंपेयर करें या किसी और के साथ कंपेयर करें, वो लेकिन ये मेरे से सब जो कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स कार होती है उस कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि 1500 सीसी इंजन के साथ है। लेकिन हाइब्रिड है तो वो एक प्लस पॉइंट है, CVT ट्रांसमिशन है। वो खैर होना ने इस पे किसी चीज पे फोकस किया है कि आपको कहीं ना कहीं एवरेज भी है वो भी बेहतर मिल जाए स्पोर्ट्स कार होते हुए। बाकी स्पोर्ट्स कार मेरे ख्याल से 5 मिलियन भी होना आपके पास तो आपको नहीं मिलेगी कोई। और हाँ, इसके अगर हम कंपैरिजन में जाते हैं तो जो आपकी मज़दा RX-8 है वो काफी ज्यादा लोग, जो स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो बड़ी पसंद करते हैं। बहुत पसंद, मुझे भी बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने आज तक लीज ली नहीं, क्योंकि उसका इंजन होता है डिस्पोजेबल, रोटरी इंजन होता है। वो मतलब उन्होंने बनाने का पर्पस उसका ये है कि वो एक रेस करके, जो ट्रू स्पोर्ट्स में जब होती है, एक रेस करे उसके बाद फिर इंजन रिप्लेस होता है। तो यहाँ पर वो मतलब वो आपने एक दफा ले लिया, आप खर्चा ही करते रहेंगे, स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत खर्चा उसका। ऑल्टर्ड उसका इंजन मिलेगा और वो ऑल्ट्रेशन के साथ फिर वो उसका मजा नहीं रहता।
तो वैसे मतलब शेप वाइज बहुत खूबसूरत है। शेप तो उसकी बहुत Alteration ऊपर से की 4 वजह से। सीटर आपको मिल जाती है। इसमें बेनिफिट ये है कि होंडा है, बीइंग होंडा यहाँ पे उसकी मेंटेनेंस, इसका मैकेनिक, इसका सब कुछ ही मिल जाता है, वो कोई इशू नहीं। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस वगैरह में कोई इतना इशू तो नहीं है? इजी है, इशू नहीं है कॉस्ट वगैरह मेंटेनेंस की? आज तक तो मुझे तो कोई इशू नहीं आया। हाँ, कोई ये है कि पार्ट अगर आपका कोई इसका कोई डैमेज हो गया, कोई लाइट टूट गई है कुछ, तो थोड़ी कॉस्टली होती है वो। फिर मतलब एक्सीडेंट अल्लाह ना करे किसी का हो, ऐसी सिचुएशन में जाए कि कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़े, उसमें थोड़ी सी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। वो वैसे कोई भी गाड़ी हो आजकल, ये सिविक जा रही है, इसी की लाइट टूट जाए तो वो मतलब लाख रुपए से नीचे उसकी लाइट नहीं होगी, तो इसकी भी इससे सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इसको इंटरसिटी नॉर्मली यूज करते हैं कि लॉन्ग पे भी आप इसको ले गए? जी, लॉन्ग पे जरूर लेके जाता हूँ, लेकिन इसको इन टायर्स पे नहीं लेके जाता है। ये जो व्हील सेट है ना, आज ये व्हील्स आपने इसके बड़े खूबसूरत से लगाए हुए हैं वॉसन के। बिल्कुल। तो ये इसकी क्या वैसे कॉस्ट आती है व्हील्स की? जी, ये जो सेट मैंने लगाया हुआ है, ये टायर और रिम समेत ये कोई तकरीबन 4 लाख का मिलेगा। ठीक है, 17 इंचेस में ये? जी, 17 इंचेस में। और ये वाइड अवेलेबल जितने पाकिस्तान में से ज़्यादा वाइड मिलता नहीं है, वो फिर आप खुद कोई इंपोर्ट कर लें तो वो एक अलग तो बात है। इनके जो आपने टायर, इसका जो टायर प्रोफाइल लगा हुआ है, इससे इसकी जो ड्राइव वगैरह है उसमें कोई इफेक्ट आता है, स्मूथनेस वगैरह? जी, बिल्कुल इफेक्ट आता है, क्योंकि एक तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ना कि मोर रबर इक्वल टू मोर फ्रिक्शन, तो थोड़ी सी आपको वो फ्यूल इकोनॉमी का फर्क पड़ता है। फिर इसकी ये मतलब ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से आपको टायरों की थोड़ी सी आवाज़ इसमें आती है। मतलब आपको फील होता है कि आपने जो टायर है ना वो जरा इसमें बड़े लगे हुए हैं? बिल्कुल, इसी वजह से इन व्हील्स सेट पे, इस टायर्स पे मैं इसको मतलब मोटरवे पे नहीं लेके जाता। ठीक है। तो वैसे और मेरा ख्याल है अभी शायद गाड़ी इंटरसिटी ज्यादा इतनी चलाते नहीं है। जी बिल्कुल, अगेन ये जब ड्राइव करनी है तो जिस तरह आप और मैं जा रहे हैं, 2 दोस्त ही जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, फैमिली के साथ, या मतलब सिर्फ बच्चों को लेके निकले वो है। तो इस तरह मतलब अगर पूरी आपने सामान भी लेके जाना है पूरी फैमिली की इकोनॉमी के लिए, तो वो उसके लिए भी ठीक है। मतलब बच्चे छोटे होने चाहिए, बट इट्स नॉट अ प्रॉपर फैमिली कार ना। आप इसको प्रैक्टिकली इसको कह बिल्कुल सकते हैं। हाँ, अगर कोई जैसे यंगस्टर्स हैं उनको शुरू में शौक होता है कि जी एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, हाँ जी, तो उस हिसाब से ठीक है। आपको एक तो सबसे सेकंड कार के तौर पर सेकंड कार प्लस पॉइंट भी इसका यही है कि एक तो होंडा है, फिर आपको उसके जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। और मेरे ख्याल से जो इसमें इंजन आ रहा है जी जी वो भी एक स्टैंडर्ड जो होंडा का इंजन चलता आ रहा है वही है, उसमें कोई किसी किस्म कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं उसमें इंस्टॉल की गई। बिल्कुल ऐसे ही। और उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी मेरे ख्याल से सेम इंजन ही आपको होंडा फिट जो आती रही है, क्योंकि ये Fit में IMA भी टेक्नोलॉजी है ऐसे ही तो वो है। सेम उन्हीं में भी आती रही है। बिल्कुल और मेरे ख्याल से रिबॉर्न जो आपकी आती थी 1300 सीसी हाइब्रिड, उसमें भी यही IMA था और सेम तकरीबन यही कैटेगरी की L सीरीज के इंजन शायद यूज हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, तो यही इसमें मतलब प्लस पॉइंट है कि मेंटेनेंस का इशू नहीं होता, पार्ट्स का इशू नहीं होता, कॉस्ट इसकी बाकी एज कम्पेयर टू सब। मुझे तो किसी और गाड़ी में फ्रैंकली ये कॉम्बिनेशन मिला भी नहीं है कि जो ट्रू स्पोर्ट्स कार भी हो और साथ हाइब्रिड भी हो। तो और मैं खैर आपके सर रिव्यू कर भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे बताया था ना कि आप 2014 से अभी तक हाँ जी। आप रखते आ रहे हैं और CRZ ही आप लेते हैं, सेल करते हैं, फिर आप CRZ जी बाकी कार्स भी लेता हूँ, लेकिन इसका कोई ऑल्टरनेट आज तक मुझे नहीं मिल सका। सही। कि जो हाइब्रिड भी हो, प्राइस भी इसकी बहुत वो मतलब इकोनॉमिकल हो। देखिए आजकल एक ऑल्टो आप 0 मीटर लेने जाए तो 33 लाख की पड़ती है। जी जी। तो उसी प्राइस में अगर आपको हाइब्रिड भी मिल जाए, स्पोर्ट्स भी मिल जाए, ऑप्टिक्स भी मिल जाए, मेंटेनेंस फ्री भी मिल जाए, तो इस वजह से मैं तो उसको कंटिन्यू रखता हूँ। और ये जो मतलब फुल ऑप्शन जिस तरह से आपने इसका रिव्यू किया ही है, फुल ऑप्शन मिल जाए तो सारे इसके शश जैसे इसमें क्रूज कंट्रोल भी है और ये कितना इसका रिस्पॉन्सिव है क्रूज कंट्रोल? क्रूज इसका परफेक्ट है, बिल्कुल बहुत लो स्पीड पे नहीं, मतलब 40 की स्पीड पे नहीं लगेगा। वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, शायद जापानीज कार का लग भी चाहता होता 40 पे। तो वैसे 120 130 यहाँ तक तो मैंने यूज़ किया हुआ। उसके बाद फिर उससे ऊपर स्पीड जाना वैसे ही डेंजरस होता है। तो जितने नॉर्मल कार की ड्राइव है इसको बहुत ज़्यादा मैंने मतलब रेसिंग मोड में रखता नहीं, कोई रेसिंग चलाता नहीं हूँ। लेकिन ये है कि कभी किसी टाइम को बहुत खाली रोड मिल गई, थोड़ा सा स्पीड का शौक पूरा कर लिया। और इसका जो है वो मतलब टॉप स्पीड पे चलाना इसको या किसी भी गाड़ी को वो अनसेफ होता है। टॉप स्पीड वैसे क्या है? देखें इसको मैं एक ही दफ़ा लेके गया हूँ टॉप पे, 210 तक मैं लेके गया हूँ। 210। अब इसका वो मीटर डिजिटल है, वो पिन वाला है नहीं कि ना, 210 तक तो गई थी, उसके बाद फिर मैंने खुद स्लो कर लिया। वैसे इसका जो मीटर है मुझे खैर पर्सनली इसके जो लुक्स है ना ये बड़ी पसंद है और ये आपको सही स्पोर्ट्स कार वाली फील देता है। स्पोर्ट्स कार या फिर आप जैसे कोई F16 के कॉकपिट में बैठे हो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपने ये जो पैडल शिफ्ट के साथ एक्सटेंडर लगाए हैं
ये और ज्यादा इसको एक फॉर्मूला कार वाली भी फील देते हैं। इसका इंटीरियर सारी रेड थीम की हुई है। हाँ जी, ये आपने ठीक है। डोर्स भी, साइड मिरर्स भी सही। और इसका जो एयर कंडीशन है जी जी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी खैर मेरे ख्याल से टेम्परेचर बाहर चल रहा है 32-33 के अराउंड है। बिल्कुल। और अभी काफी अच्छा इसका परफॉर्मेंस है इसी की। बिल्कुल फुल गर्मियों में भी इसको मतलब मैक्सिमम पे नहीं चला सकते जी। और इसका जो ये एंड्रॉइड पैनल है आपको वहाँ पे छोड़ है। जी आफ्टर मार्केट है। वैसे इसमें ऑडियो होता है या इसमें जी स्क्रीन आती है लेकिन छोटी सी होती है और जापानीज होती है तो यहाँ यूज नहीं होती है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। अच्छा, इस गाड़ी की अगर ओवरऑल हम बिल्ड क्वालिटी भी आते हैं तो जापानीज गाड़ी में तो खैर ऑब्वियसली बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ी सी भी आपको इसमें फ्लॉ नहीं निकाल सकते, हर चीज़ में परफेक्ट होती है। तो इसकी आपके ख्याल में जो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, कैबिन नॉइस वगैरह सारा कुछ? बिल्कुल आपने सही कहा है। इसको बिल्ड क्वालिटी इसकी किसी जापानीज कार से ही कंपेयर कर सकते हैं, आप प्रियस से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो टोयोटा में है। या फिर जैसे आपने कहा होंडा फिट से कंपेयर कर सकते हैं। तो मतलब कोई फ्लॉ अभी तक बिल्ड क्वालिटी में ऐसा मुझे तो नज़र नहीं आया। जापानीज कार की जिस तरह होती है बड़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी। ठीक है। और इसकी लास्ट में फ्यूल एवरेज वगैरह आती है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, मैंने लोगों से भी एक्सपीरियंस डिस्कस किया है जी। तो उसमें अब होंडा तो खैर इस पर कोई 25-26 किलोमीटर पर लीटर भी क्लेम करता है, लेकिन वैसे जो नॉर्मली लोग कहते हैं तकरीबन 13-14 तक एवरेज भी कहते हैं लोग। तो आपके ख्याल में ये गाड़ी मैक्सिमम कितनी आपको एवरेज दे सकती है? जी मैक्सिमम जो है अगर आप विद इन सिटी कहें तो वो आपको 17-18 तक देती है। अच्छा। वो ये है कि आप इको मोड साथ साथ यूज़ करें। ठीक है। नॉर्मली लोग नॉर्मल मोड पे चलाते हैं और कभी ना कभी जिस बंदे ने गाड़ी रखी हो वो स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाता है, तो स्पोर्ट्स मोड पे फिर एवरेज डाउन होती है, उसमें फिर पिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये है कि अगर आप इको मोड पे चलाते रहे, इको और नॉर्मल के दरमियान रहे, तो आपको 17-18 दे देती है। और ऑब्वियसली अगर आपके को ट्रैवलिंग बहुत ही थोड़ा है तो पहले गियर में ही गाड़ी रहनी है, तो पहले गियर में तो किसी भी गाड़ी की एवरेज 4-5 होती है, तो आपका थर्ड गियर फोर्थ गियर जहाँ पे यूज़ होता हो तो आपको इजीली 17-18 दे देती होती है विद इन सिटी भी। लॉन्ग पे भी तकरीबन इतनी ही होती है, वो 20 तक चली जाती है। 25-26 तो वो तो बहुत आइडियल वो कहते हैं ना, मतलब अक्सर आपने वो मेरे ख्याल से रोड स्ट्रक्चर और फ्यूल भी जी वो भी है। और साथ जापानीज की अगर वो जब फ्यूल इकोनॉमी क्लेम कर रहे होते हैं ना, उसकी अगर आपको वीडियो देखें तो उन्होंने खाली इंजन रखा होता है, एक खाली इंजन में पेट्रोल डाल के वो कहते हैं जी कि ये 28 किलोमीटर सही वो कह रही है। मतलब जब रोड पे चलती है फिर साथ मॉडिफिकेशंस हो, आपने रिम टायर एक्स्ट्रा मतलब साइज लगाए, तो सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो प्रैक्टिकली आपको विद इन सिटी 17-18 देगी, लॉन्ग पे आपको 20 तक दे देगी। तो आप इसमें हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं? जी इसमें मोस्टली हाई ऑक्टेन डलवाता हूँ ताकि उसमें फिर मेंटेनेंस ज़रा इजी रहती है, आपको ट्यूनिंग वगैरह कम करवानी पड़ती है। हाई ऑक्टेन का बेनिफिट ये है। और आप मेरे ख्याल से रिकमेंड भी यही करेंगे इस गाड़ी के लिए हाई ऑक्टेन? अगर आपको एवरेज भी अच्छी चाहिए तो फिर हाई ऑक्टेन बिल्कुल बेहतरीन है उस हिसाब से। एवरेज भी अच्छी मिल जाती है। और मैंने तो आज तक ये देखा कि इस तरह की कार में अगर आप वो डलवाते हैं, हाई ऑक्टेन डलवाते रहते हैं, तो आपको थ्रॉटल बॉडी वगैरह ज़्यादा उसकी बंदी जब भी खोलिए साफ ही निकलती है, ट्यूनिंग को बहुत ज़्यादा नहीं करवानी पड़ती। तो ये बेनिफिट होता है हाई ऑक्टेन का। थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है लेकिन वो ठीक है, उतनी मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाती है, उतनी फ्यूल एवरेज आपको बेटर मिल जाती है, तो वो मोर और लेस सेम ही पड़ता है। फिर ये जो रेगुलर पेट्रोल होता है, सुपर पेट्रोल जो कहते हैं, कभी फ्यूल क्वालिटी जब ख़राब आ रही हो, अक्सर आ जाती होती है, तो वो सुपर में आती है। हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल पंप वाला देगा वो मतलब प्रीमियम क्वालिटी की देगा। ये बेनिफिट होते हैं हाई ऑक्टेन के। तो हाई ऑक्टेन का मतलब वो वक्ती तौर पर महंगा ज़रूर लगता है, लेकिन उतनी मेंटेनेंस कम, उतनी फ्यूल एवरेज बेटर, तो मतलब बेनिफिट में ही रहता है। उससे कुछ ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता लॉन्ग रन, मतलब सुपर पेट्रोल से ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, वहीं पे आ जाती है। उसमें थोड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाती है। तो अभी वैसे गाड़ी आपने ये अभी रखनी है लॉन्ग टर्म में, अभी आपका सेल करने का भी है इसका? जी इसमें सेल में ये है कि अगर कोई कस्टमर विलिंग होगा लेना चाहेगा तो अगर आपको अच्छी ऑफर आ जाती तो आप ये सेल करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो अगर मैं आपका स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी श्योर कर दो। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगी, तो आप अली भाई से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इस गाड़ी के बारे में। और अगर आप विजिट करना चाहें, बाय करना चाह रहे हैं, तो आप अली भाई से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आपसे कर ले, मेरे से कर ले, वन एंड द सेम थिंग। खैर आपका ही मैं कॉन्टैक्ट शेयर कर दूंगा क्योंकि आप ज़्यादा डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं। तो खैर दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक छोटा सा यूज़र रिव्यू था इस गाड़ी का। और अली भाई ने क्योंकि 2014 से अब तक ये कंटिन्यूसली ये गाड़ी ऑन करते आ रहे हैं, तो
इसलिए मुझे लगा कि इससे ज़्यादा एक्सपर्ट जो आपको ओपिनियन है या जो एक्सपीरियंस है किसी का, वो अली भाई से बेहतर कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैंने अली भाई को इंसिस्ट किया था हमारे साथ एक यूज़र रिव्यू कर लेते हैं। सो होप्स हो कि जो इन्फॉर्मेशन अली भाई ने आपसे शेयर की है वो आपके लिए यूज़फुल हो। और सब व्यूअर्स के लिए लास्ट वीडियो में भी मैंने रिकमेंड किया था कि आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये जाजिब बनाते हैं उतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कहीं और शायद ही मिले। तो बाकी तो सारे मतलब टिप्स एंड बिट्स थोड़े से बताते हैं ओवरव्यू, लेकिन आपका बहुत डिटेल्ड होता है तो वो यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि एक ही वीडियो में आप सारी उसके टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच अली भाई। और जैसे अली भाई मुझे सपोर्ट करें, आप भी सपोर्ट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अपनी कीमत की राय से मुझे आगाह कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।